एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो थोड़े सेम है और मैंने पिछले लास्ट वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। हो सके ना तो इस वीडियो से पहले बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हो सके तो वो वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो से पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज़ नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। मतलब कि एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हमें बताते कि 60% ऐसे हैं ना जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। लेट अब बोलो पहले जहाँ पे 100 स्टूडेंट्स को मैंने आपकी मर्ज़ी, आप 1000 मान लो, क्योंकि इस एक्स ही मान लो, क्योंकि एक्स बार में कट ही जाएंगे। तो आप जहाँ पे बोल रहा है कि कुछ स्टूडेंट कॉलेज में, उनमें से ना इट इज़ नोन डैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। अब इन्हीं 100 में से ना 60 ऐसे हैं ना जो हॉस्टल में रहते हैं, मतलब 60 ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। 60 स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, ठीक है। एंड 40% आर डे स्कॉलर। डे स्कॉलर्स मतलब जो नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, मतलब जो डेली अपने घर जाते हैं। तो मतलब ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं। मैंने सिंपल परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया। अब जहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप 1000 ले लो, फिर 60% ऑफ 1000 करो। जहाँ एक्स ले लो तो 60% ऑफ एक्स। मैंने सोचा ऐसे परसेंटेज से करेगा तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा कि परसेंटेज कितनी करे, कि बाद में से 100 कैंसिल ही हो जाना है, तो इसका कोई वो नहीं। तो 40 स्टूडेंट है, वो है डे स्कॉलर, ठीक है। अब आगे बोल रहा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ आल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। मतलब प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स में ये रिपोर्ट किया गया कि 30% ऑफ आल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, मतलब जो हॉस्टल है ना, हॉस्टल में जितने परसेंट रहते हैं ना उनके 30%। फिर से परसेंटेज बोला, तो ये मैंने यहाँ पे पहले से ही 100 का 60 कर लिया, क्योंकि फिर बाद में और होता कि 30% ऑफ 60% कैसे लिखते, तो ठीक है। मतलब इसके 30%, अब 60 के 30% कैसे लिख सकते हैं? मतलब 30% ऑफ 60, जहाँ पे बोल रहे हैं ना हॉस्टल के, जहाँ पे लिखे है इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, इनका ए ग्रेड आया, ठीक है। मतलब 30% इन 60 में से 30% ऐसे थे ना जिनका ए ग्रेड था। अब 30% ऑफ 60, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है 30 इंटू, ये तो बेसिक है, 18। तो 18 स्टूडेंट्स, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ए ग्रेड है और वो हॉस्टल में रहते हैं? वो है 18 स्टूडेंट्स। ये वाले आगे 18 स्टूडेंट्स हॉस्टल एंड ए ग्रेड, ये वो वाले स्टूडेंट्स आगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? ए ग्रेड एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड। एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, अब 40 का 20% करो, कितना आएगा? 20/100 इंटू 40, 8। तो 8 स्टूडेंट है, वो उनका भी ए ग्रेड है ना, बट वो डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर बट ए ग्रेड, ठीक है। जहाँ पे इसका मतलब ये नहीं 18 स्टूडेंट्स है, मैंने जहाँ पे टोटल स्टूडेंट 100 मान लिए। आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी मान सकते हैं, आप एक्स मान के कर लो तो वो भी ठीक है। सिंपल 60/100 इंटू एक्स आ जाएगा अगर देखा जाए, फिर उसका करना है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन। अब फिर एंड ऑफ ईयर ना हमने कोई भी स्टूडेंट चूज़ किया ना, एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, कोई भी रैंडमली चूज़ किया, एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड। एंड फिर देखा ना कि उसका ए ग्रेड है, मतलब कि से हमें गिवन है कि हमने तो पहले कोई एक बच्चा रैंडमली सिलेक्ट किया और ये देखा गया कि उसका ए ग्रेड है, ठीक है। ये हमें गिवन है, तो कहीं ना कहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज़ ए हॉस्टलर? तो अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी हॉस्टलर, ठीक है। हमें ये निकालना है व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज़ हॉस्टलर। अब बोलो, जहाँ पे कंडीशन भी दी गई है तो अपॉन में आएगा, बिल्कुल आएगा। अपॉन में क्या आएगा? जो हमें कंडीशन दी गई है, कंडीशन है
ग्रेड ए, मतलब जो हमने स्टूडेंट की है, अ स्टूडेंट एज ग्रेड ए, हमें ये आंसर निकालना है। पहले जो हमें निकालना है ना वो पता कर लो कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, क्योंकि कई बार हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कभी ना, अगर कोई कंडीशन दी जाएगी ना तो उसे हमेशा नीचे रखते हैं। जहाँ पे हमें दिया गया था ना कि ही हैज़ एन ए ग्रेड, मतलब उसे ग्रेड ए दिया गया है, मतलब ये हमें पहले से दिया गया है, ये इवेंट है जो पहले से हो चुका है, तो इसे हम नीचे रखेंगे। तो इसे मैं ना जो हॉस्टल में रहते हैं ना उन्हें ना मैं एस से डिनोट कर रही हूँ, और जिनका ग्रेड ए है ना उन्हें ए, हमें सिंपल ए निकालना है। अब इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, अगर फॉर्मूले से थोड़ा सा वो तो अपने थोड़े लॉजिक से देख लो कि लॉजिक क्या आप यूज़ कर सकते हो। इसका क्या मीनिंग हुआ है, इसका मतलब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज़ हॉस्टलर बट ही हैज़ ग्रेड ए, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना कि वो स्टूडेंट है ना वो हॉस्टलर है ना, बट हमें दिया गया है कि वो उसका ग्रेड है ना वो ए है। तो इसके फॉर्मूला के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, मतलब फेवरेबल कौन से है, इसमें बोला है स्टूडेंट है वो हॉस्टलर होना चाहिए, बट वो दिया गया कि वो ए ग्रेड है उसका, मतलब ए ग्रेड, पहले तो ए ग्रेड वाले लेंगे मतलब, ठीक है। इसे सिंपल ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल ऐसे करके लिख लूँ। कोई भी नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल फार्मूला होता है, वो तो सबसे पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए, पहले एच और ए क्या डिनोट करते हैं वो सब लिख देती हूँ मैं। एच है स्टूडेंट इज हॉस्टलर, बी है सॉरी फॉर्मूला बनता है अब मैंने फार्मूला पूरा लिख दिया ना। अब आप इस फार्मूले की हर प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। ये देखो ये मैंने इससे फार्मूला के थ्रू लिख लिया है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ए वाई डी, क्योंकि इसमें भी पार्ट बन रहे थे कहीं ना कहीं, और जहाँ पे डी है वो डे स्कॉलर है, ठीक है। अब हमें सबकी वैल्यू निकालनी है कि क्या निकालेंगे वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, इस एच क्या है, जहाँ पे पहले लिखा है एच है स्टूडेंट इज हॉस्टलर, तो सिंपल सब कुछ बोल रहा है। जब आप सबकी वैल्यू निकाल दो ना तो बाकी सब वैल्यू को ज़्यादा देखो मत, जिसकी निकालिए उसकी भी। हॉस्टलर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हॉस्टलर के कितने स्टूडेंट है 60, और टोटल हमने माने कितने हैं 100। अब आप ये सोच रहे हो कि हमने 100 ही क्यों माना, अरे अगर आप कुछ और भी मानते ना तो जहाँ पे कैंसिल हो जाते, तो हमने बस माना कि वो 100 है। लेट तो 100 करके हमारे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो रही थी तो मान दिए। आप एक्स मान के कर लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी निकालेंगे, डे स्कॉलर की भी निकालनी है, इस पर डे स्कॉलर भी है, तो डे स्कॉलर की वैसे ही 40/100 आ जाएगी, ठीक है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई एच। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो हमें निकालने क्वेश्चन में एच वाई है, लेकिन फॉर्मूला में अगर जहाँ पे निकालते हैं तो ए वाई एच करके ये सब निकालना पड़ता है। इसका मीनिंग हुआ ए क्या डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट गेट ग्रेड ए, जो हमने स्टूडेंट रैंडमली चूज़ किया ना उसका ग्रेड ए है रहा, बट ये दिया गया है इट इज़ गिवन डैट इट इज़ हॉस्टलर, मतलब ये पहले से ही दिया गया है कि वो हॉस्टलर है, मतलब कहीं ना कहीं सैम्पल स्पेस का साइज़ ही रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि पहले हमें बताया नहीं था कि वो हॉस्टलर है, जरी इसमें पहले से ही बोला कि वो हॉस्टलर है, मतलब इस बार हम 100 लेते थे ना तो इस बार सैम्पल स्पेस का साइज़ ही रिड्यूस कर दिया। मैंने पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाई एच, ठीक है। तो ए ग्रेड मतलब पहले हमने देखना है हॉस्टल वाले, क्योंकि हमने बोला कि ये दिया गया है ना कि वो हॉस्टल क्या है ना, अब इन्हीं हॉस्टल में से ना क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस स्टूडेंट का ग्रेड ए है। अब बस आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बाकी सब हो जाओ कि हमें ए वाई एच कैसे, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ ग्रेड ए बट इट इज़ गिवन डैट इट इज़ हॉस्टलर। अगर ऐसा बोलूँ तो मतलब ये हमें दिया गया है कि वो हॉस्टल
सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लगाते हो तो जब वर्ड टू फॉर्मूले को समझना भी होता है कि क्या मतलब होता है A/H। तो मतलब हमें देखना है कि वो हॉस्टलर है, वो हमें दिया गया, मतलब सैम्पल स्पेस में कितने आ गए 60 आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं सैम्पल स्पेस हमें 60 में से ही देखना पड़ेगा। साइज़ ही रिड्यूस हो गया, पहले 100 में से देखते थे, अब 60 में से हॉस्टलर में से ही देखना है, बाकियों का हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकियों में क्या है। ठीक है, 60 स्टूडेंट में से अब फेवरेबल केसेस कितने हैं, ये सबसे बेसिक फार्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हमें ग्रेड ए वालों की निकालनी है। 60 में से कितने स्टूडेंट्स का ग्रेड ए है 18, तो 18/60 आ गया। समझ के कैसे आया है, क्योंकि 18 ऐसे थे जिनका ग्रेड ए था और वो हॉस्टलर से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ D/H निकाल लेंगे, सॉरी A/D निकालेंगे और A/D भी सिमिलर वे में हो जाएगा। 8/, ए का मतलब है कि उसका ग्रेड ए ही है ना, लेकिन वो है डे स्कॉलर, तो 8/40 हो जाएगा। अब बोलो जहाँ पे 8/40 समझ गए कैसे आया, क्योंकि इसमें बोला था हमें सैम्पल स्पेस का साइज़ ही रिड्यूस हो गया, 40 हो गया, अब 40 है। अब उनमें से 8 ऐसे है जिन्हें ए ग्रेड मिला तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 8/40 हो गया। अब ये सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में लिख देनी है, ये सारा फार्मूला मैंने लिख दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थर्ड हो गया, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। 6 में बोला है देयर आर 3 कॉइन्स है ना, 1 इज़ ए 2-हेडेड कॉइन, और उनमें से एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों साइड हेड बना हुआ है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, अनदर इज़ ए वाइस कॉइन, मतलब और उसमें से ना सेकंड कॉइन है ना, सेकेंड कॉइन में ना डैट कम्स अप हेड से 75% ऑफ द टाइम एंड, मतलब कि वो सेकेंड कॉइन है वो वाइस है, मतलब कि वो का पार्शियलिटी का मतलब वाइस और अनवाइस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। वाइस का मतलब कि वो फेयर नहीं है कहीं ना कहीं, तो मतलब 1 कॉइन आ गया बोथ हेड, मैं जहाँ पे लिखती भी जाती हूँ। और सेकेंड कॉइन में क्या है, सेकेंड कॉइन में क्या प्रॉब्लम है कि ना उसमें ना डैट कम्स अप हेड से 75% ऑफ द टाइम, मतलब जो जितने टाइम के ना उनमें ना 75% डैट कम्स हेड से 75% ऑफ द टाइम, इसका मतलब आप समझते हो कि उसमें हेड है ना वो कहीं ना कहीं मतलब कि अगर हम 4 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि 3 टाइम्स ना वो हेड आएगा, मतलब कहीं ना कहीं वो वाइस है कहीं ना कहीं हेड के तरफ ज़्यादा। तो अगर मैं इस सेकंड को इसमें अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 75% हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बताऊँगी 75% हेड, मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें ना हेड के ज़्यादा चांसेस है। हेड की प्रोबेबिलिटी सिंपल जहाँ पे लिखी लेती हूँ, इस कॉइन में ना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा ना वो होगा 3/4, क्योंकि इसमें देखो इस 75% हेड मतलब कि अगर 4 टाइम्स अगर हम कॉइन को टॉस करें तो उसमें मतलब 3 टाइम्स ऐसा होगा कि उसमें हेड आया, तो वैसे ही ऐसे समझ सकते हो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गया जहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आप खुद निकाल सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सेकेंड कॉइन का आ गया। थर्ड कॉइन में क्या बोल, थर्ड कॉइन इसमें बोला है कि थर्ड कॉइन अनवाइस्ड है, मतलब थर्ड कॉइन रैंडमली है, उसमें प्रोबेबिलिटी सिंपल सेम रहेगी, मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है ना वो 1/2 ही रहेगी। इनके दोनों साइड हेड है तो हेड की यानी कि पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, हेड तो पक्का आएगा। अगर जिस कॉइन में 75% हेड है उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, और थर्ड कॉइन में मतलब थर्ड कॉइन तो अनवाइस्ड है तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, मतलब नॉर्मली होगी। 1 ऑफ द 3 कॉइन इज चूज है। अब इन्हीं 3 कॉइन में से ना हमने 1 कॉइन चूज़ किया ना एंड रैंडमली एंड टॉस किया, इट शोज हेड, और वो हेड शो कर रहा था। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2-हेडेड कॉइन। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि कौन सी गिवन कंडीशन है और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होता है कौन सी कंडीशन है और क्या निकालना है। हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, यानी अगर कंडीशन नहीं होंगी तो सिंपल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो जहाँ पे आपको इंसाफ दे सकते हो कि जहाँ पे कंडीशन दी गई है, मतलब कि जहाँ पे पहले ही दे दिया गया कि इट शोज़ हेड्स, मतलब हमने कोई भी 1 कॉइन इनमें से रैंडमली डिसाइड कर लिया ना कि कौन सा कॉइन लेना है। अब देखो 3 में से कोई भी कॉइन डिसाइड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे देखो 3 कॉइन बना लेती हूँ, जहाँ पे पार्ट बनेंगे वैसे ही पार्ट वाले क्वेश्चन में बता चुके, जहाँ पे 3 पार्ट बन जाएंगे। इस वाले देखो कोई भी अगर आप रैंडमली उठाओगे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम जे वाला उठाए, C1 कॉइन उठाए, C2 उठाए या C3 कॉइन उठाए।
1/3 होगी, 1/3 होगी, 1/3। समझ गए 1/3 कैसे आ गई? फेवरेबल मतलब 1 और टोटल कितने थे 3, तो 1/3 होगी। रैंडमली है क्योंकि जहाँ पे कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई है कि इसे फेवर करना है, सबकी इक्वली होगी प्रोबेबिलिटी। इसके भी 1/3 चांसेस है उठाने के, इसके भी 1/3 चांसेस, इसके भी 1/3। जैसे सब के पार्ट की मैं प्रोबेबिलिटी साथ साथ में लिखती जाती हूँ कि क्या क्या होती है, ऐसे ठीक रहता है। ठीक है, एंड हमने देखा ना कि वो हेड है, एंड हमने देखा कि वो कॉइन के अंडर हेड है। देख, अगर वो कॉइन के अंडर हेड है ना, तो देखो हेड C1 से भी आ सकता है, देखा है। अगर C1 से आएगा तो पूरे चांसेस है, इसमें से भी हेड आ सकता है, इसमें से भी हेड आ सकता है, और इसमें से भी हेड आ सकता है। ठीक है, तो क्यों कितने केसेस बन रहे हैं? 3 केसेस बन रहे हैं ना। ठीक है, अब हमें निकालनी है कि इट वाज द 2 हेडेड कॉइन। हमें निकालनी है कि वो है ना, वो 2 हेडेड कॉइन, मतलब हमने C1 वाले कॉइन से चूज़ करके निकाला है, उसी वाले C1 वाले पार्ट चूज़ किया, मतलब हमने कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट चूज़ किया है, कहीं ना कहीं बाकी पार्ट्स को चूज़ नहीं किया, हमने ये पार्ट चूज़ किया। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1/H, क्योंकि हमें ये दिया गया कि उस कॉइन के अंदर हेड आया ना, और हमने पार्ट कौन सा फॉलो किया C1, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो निकालनी है वो हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो गिवन हो उससे हमेशा नीचे रखते हैं। हमको जहाँ पे C1 और H क्या डिनोट करे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। H मतलब हेड डिनोट कर रहे कि कॉइन के पास हेड आया है, और C1 मतलब केस 1 पार्ट 1 फॉलो किया है, मतलब कॉइन 1 2 हेडेड कॉइन चूज़ किया है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी? सिंपल फॉर्मूला क्या था? देखो अब जहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, सॉरी जहाँ पे C1 है, जहाँ पे C2, इसका मतलब हुआ कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये टोटल आउटकम है कि मतलब वो तो हेड केस 1 से भी आ सकता है, केस 2 से भी, और केस 3 से भी। अब पहला तो काम हो गया, अब दूसरा काम सबकी वैल्यू लिखो कि क्या होगी। केस 1, केस 2 और केस 3 की वैल्यू मैं पहले ही लिख चुकी हूँ। केस 1 की भी इतनी वैल्यू है, केस 2 की भी इतनी वैल्यू है, केस 3 की भी इतनी वैल्यू है, इनकी तो वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/3 समझ गए कैसे आया? जैसे मैंने पहले आई थिंक मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 बॉक्स दिए थे, तो वैसे ही बॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई थी? 1/2। वैसे ही जहाँ पे थी ना, तो 1/3 हो गई। ठीक है, तो अब निकालने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ H/C1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और H/C2। अब जैसे हम निकालने और सारी वैल्यू फिर पुट कर देनी है। ठीक है, H/Y कॉइन 1, इसका मतलब क्या हुआ? इसे एक बार खुद पढ़ के सोलो। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कॉइन शोज हेड बट इट फॉलो C1 पार्ट। मतलब इसमें बोला है इट इज़ गिवन दैट इट फॉलो C1 पार्ट। हमें ये दिया गया कि उसने C1 पार्ट डिसाइड किया, हमें मतलब ये पहले से ही गिवन है, हमें पहले ही बोला है कि उसने C1 पार्ट फॉलो किया। तो इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? सिंपल 1। समझ गए? अगर C1 हमने पार्ट फॉलो किया ना, ठीक है, तो इस पर हेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 होगी, क्योंकि जहाँ पहले से ही बोला है। अब जहाँ पे 1/3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हेड अगर C1 पार्ट फॉलो करते हैं तो पूरी गारंटी 100% हेड ही आएगा, टेल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर पे टेल है ही नहीं, तो 1 आ गया। वैसे ही H/C2 कितना होगा? H/C2 मतलब हमने हेड आया लेकिन हमने चुना C2 पार्ट, तो C2 पार्ट में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/4। और वैसे ही H/C3 में क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/2। ये मैंने पहले ही लिख दिया है जहाँ पे 1/2। अब सबकी वैल्यू लिख दी है मैंने, C1, C2, C3 की भी, H/C1 सारी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।